educational platform, and today I am discussing about what factors affect the rate of reaction. जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कैसे अफेक्ट होता है, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड होता है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया। इन सारे फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पर कैसे करता है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर पे जो लॉजिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, वही कॉन्सेप्ट जितने भी फैक्टर्स हैं सब पे सेम ही कॉन्सेप्ट है। बस यदि आप टेम्परेचर को समझ लेते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रेशर या फिर कैटलिस्ट, इसको बहुत ईजिली आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी साथ में इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी साथ में डिक्रीज होगा। पर ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट स्पेसीज है, उसका जो एनर्जी लेवल है साथ में वो भी इंक्रीज हो जाता है, मेकिंग देम मूव फास्टर एंड मोर चेंजेस टू कोलिजन। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और जैसे ही एनर्जी इंक्रीज होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, तो क्या होता है कि जो मेकिंग देम मूव फास्टर एंड मोर चेंजेस टू कोलिजन, और ये फास्ट मूव होना शुरू हो जाता है और जो कोलिजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। मेकिंग देम मूव फास्टर एंड मोर चेंजेस टू कोलाइड, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्ट मूव होना शुरू हो जाते हैं और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर सके, देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसका एनर्जी लेवल में इंक्रीज आता है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर भी एक एनर्जी का सोर्स ही होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो एक तरह का आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, एक तरह का आप उसे हीट दे रहे हैं। तो हीट भी एक एनर्जी का सोर्स ही होता है, एक फॉर्म होता है। तो जैसे ही आप इसको हीट देंगे तो जो अपना हीट है, ये जो एनर्जी है, वो अपना एनर्जी को यूज करेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी आप इसे दे रहे हैं वो इसे यूज करेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी इसे मिला है, उस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव फास्ट होना शुरू कर देंगे। जो स्लो हो रहे थे मूव, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे एनर्जी कम था, अब जैसे ही एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही फास्टली यहाँ से मूव होना शुरू हो गए, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही होता है कि वो अपना एनर्जी को वेस्ट कर दे, वो अपने मोशन को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही हुआ, पहले एनर्जी कम था, जैसे ही एनर्जी ज़्यादा हुआ तो ये बहुत ही फास्ट मूव होना शुरू हो गया। जब फास्ट मूव होना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो पहले प्रोबेबिलिटी था एक दूसरे से कोलिजन होने का, वो अब ज़्यादा हो गया। पहले जो कोलिजन हो रहा था वो बहुत कम हो पा रहा था, बहुत ही कम, क्योंकि फास्ट मूव ही नहीं हो पा रहा था, बहुत स्लो मूव हो पा रहा था। तो आपस में जब टकरा रहा था तो बहुत कम ही सक्सेसफुल कोलिजन हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप एनर्जी इंक्रीज करते हैं, जैसे ही आप इसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि मूव फास्ट होने लगता है। इसके कारण ये आपस में बहुत इजीली कोलिजन होने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाता है।
और जैसे ही ये कोलिजन होता है, सक्सेसफुल कोलिजन, तो क्या होता है, जो इसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन का मतलब ही यही समझे थे कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट स्पेसिस होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट स्पेसिस होते हैं, उसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं पहले वो ब्रेक होते हैं। उसके बाद ही न्यू बॉन्ड बनता है और जाके प्रोडक्ट बन पाता है। तो यहाँ पे भी बात वही है, जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए कि एक सक्सेसफुल कोलिजन होना चाहिए। तो सक्सेसफुल कोलिजन यहाँ पे नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो क्या हुआ कि जो एनर्जी लेवल था वो इंक्रीज हो गया, और अपना एनर्जी को कहाँ यूज किया, एज ए काइनेटिक एनर्जी। इसके कारण जो कोलिजन हो रहा है वो अब बहुत ही फास्ट हो रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है। इसके कारण जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसके कारण जो प्रोडक्ट है वो फास्ट हो जाता है। प्रोडक्ट जो बन पा रहा था पहले यहाँ पे, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी तो कि ज़्यादा बॉन्ड प्रोड्यूस भी होंगे। जितना बॉन्ड ब्रेक होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड यहाँ पे नए बनेंगे। नया बॉन्ड बनने का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। When the concentration of all the reactant increases, more molecule or ions interact to form new compounds. More molecules or ions interact to form new compounds, and the rate of reaction is increases. इसका मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे कि जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के, अब वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे को। क्योंकि आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, यदि यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे यदि यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा होगा। पहले यहाँ पे देखिए, here we have a few molecules, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, इसके कारण देयर आर फ्यू कोलिजन्स, यहाँ पे कोलिजन्स भी कम होंगे, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जब कोलिजन ही नहीं हो पाएगा, जब कोलिजन हो रहा है लेकिन एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलिजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ज़्यादा न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण जो प्रोडक्ट है वो फास्ट प्रोसीड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो गया। इसके कारण जो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे वो बहुत कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही कम है तो इंटरेक्शन भी बहुत कम होगा। केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन यही बोलता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा आपस में तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है तो इंटरेक्शन भी कम होगा, लेकिन जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा और साथ में कोलिजन भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट्स के बीच में वो बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सिंपल सी बात है। और जब कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिक्रीज होगा। ये सब सेमी कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में होता है, बहुत डीपली आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन 10th क्लास के लिए इतना बहुत ही काफ़ी हो जाता है। और इसका जो डिस्कशन है, ज़्यादा डिस्कशन वो 12th क्लास में किया गया है, तो फिलहाल के लिए इतना ही ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है आप लोग के लिए सिलेबस में, 10th के सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं दिया है। तो चलते हैं, हम समझते हैं कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इंक्रीजिंग द प्रेशर
Increasing the pressure on a reaction involving reacting gases increases the rate of reaction. यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो रिएक्शन हो रहा है वो भी फास्ट हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो प्रेशर है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। यदि आप इसे डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि यहाँ पे प्रेशर कम था, इसका लेवल यहीं तक है, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज किए तो क्या हुआ कि जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही कम स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लिए। यहाँ पे यदि आप समझें, यदि यहाँ पे 5 लीटर का वॉल्यूम है, 5 लीटर का, और यदि यहाँ पे 2 लीटर का वॉल्यूम है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जितना है, मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे भी उतना ही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई कमी नहीं हुई है, जितना यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है उतना ही यहाँ पे है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे 5 लीटर में इतना मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 2 ही लीटर में इतना मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो इसका कंसंट्रेशन हो गया वो इंक्रीज हो गया पर यूनिट वॉल्यूम में। यदि यहाँ पे 2 लीटर वॉल्यूम में इतना मॉलिक्यूल आ गया, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्लोजली मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। इसके कारण जो इंटरेक्शन हो पाएगा वो बहुत ही इजीली हो पाएगा, और जब इंटरेक्शन इजीली हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा, तो जो रिएक्शन है वो भी जल्दी कंप्लीट होगा। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे अलग अलग बनेगा। प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, और जितना प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, यदि यहाँ पे प्रोडक्ट 80% बन पा रहा है तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे भी 80% ही बनेगा। लेकिन बात यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके कारण जो टाइम यहाँ पे लग रहा है ना, यदि यहाँ पे इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में यदि 5 आवर का समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन 2 ही आवर में, 2 ही घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 80% क्यों लिखा गया, 100% क्यों नहीं लिखा गया? तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जितने भी रिएक्शन होते हैं दुनिया में वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। वो जितने भी रिएक्टेंट स्पेसीज है, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, वो अपने आप को 100% प्रोडक्ट में नहीं चेंज कर पाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं जो कि प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते हैं। तो जो इफेक्टिव जो रिजल्ट मिलता है वो 80%, 70%, 90%, लेकिन कभी 100% नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रेशर इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि जैसे ही आप सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करने पे भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। लिक्विड और गैस सॉलिड और लिक्विड में कोई चेंज नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है। उस पर आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, तो वो अपना शेप को चेंज नहीं कर सकता है। उसके बीच में जो पहले ही जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने पास में होते हैं कि आप उसे और प्रेशर इंक्रीज करके उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आप कम नहीं कर सकते हैं। तो जब उसको कम ही नहीं कर सकते हो तो वो कैसे कंप्रेस हो सकता है? तो जब कंप्रेस ही नहीं होगा तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो वो इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसके कारण यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ इफेक्ट देखा जाता है गैस पे, ये सिर्फ गैसेस पे ही देखा जाता है।
तो आप कभी ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि सॉलिड पे भी ये एप्लीकेबल होता है और लिक्विड पे भी एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल पे ही एप्लीकेबल होता है। आप ये बहुत अच्छे से समझ लें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए 10th क्लास में ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं की गई है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस सब चीज़ों को नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि कैसे होता है, बहुत ही कम शब्दों में। जो कैटलिस्ट होता है दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है। ये एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट प्रोसीड करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जैसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जब आप कैटलिस्ट को यूज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ईजिली इंक्रीज हो जाएगा। इसमें ना तो आपको प्रेशर, ना ही टेम्परेचर, ना ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। बस आप कैटलिस्ट का यूज कीजिए और रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन जितना कैटलिस्ट आप यूज किए हैं उतना आपको वापस मिल जाता है। ये बहुत ही अमेजिंग थिंग्स है, क्योंकि यदि आप कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यदि आप 5 ग्राम यदि आप कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो जो रिएक्शन होने के बाद यदि आप इसे चेक करेंगे आफ्टर द कंप्लीट ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये कैटलिस्ट वापस 5 ग्राम मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि इसका क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो सवाल ये राइज होता है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज कर देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का रीज़न ये है कि बस एक ये सरफेस प्रोवाइड करता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। यदि आप ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है और जैसे ही सरफेस यदि आप अब बात आती है कि कैटलिस्ट, अब बात आती है कि जितना भी आप कैटलिस्ट यूज किए हैं वो वापस कैसे आ जाता है। तो वो सिर्फ इन्वॉल्व होता है। जो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ अपने आप को इन्वॉल्व करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे कि रेट ऑफ रिएक्शन, जिसपे कि रिएक्टेंट स्पीसीज अपने आप को, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट स्पीसीज है, उसको अपने आप ये इंटरेक्ट कर सके यहाँ पे। और रिएक्टेंट स्पीसीज को जितने भी, यदि मान लीजिए गैसेस स्पीसीज यहाँ पे है, तो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे रेंडमाइज है, यहाँ पे मूव हो रहा है। लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट आप यूज करते हैं तो एक सरफेस प्रोवाइड करता है और जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो इसके सरफेस पे आ जाते हैं। और जब सरफेस पे आ जाते हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो पास आ जाते हैं। इसके कारण जो यहाँ पे इंटरेक्ट हो पाता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो पाता है। हालांकि इसका जो मेन फंडा है वो बहुत ही अलग है। वो अभी 10th क्लास में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बस आप इतना याद रखें जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। और आफ्टर द रिएक्शन जितना आप कैटलिस्ट को यूज किए थे पहले, उतना ही आफ्टर द रिएक्शन आपको ये मिल जाता है। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बिल्कुल तभी जब आपको इससे कुछ प्रॉफिट हुआ हो। मैं ऐसे ही फालतू में आपको सब्सक्राइब करने की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको कुछ नॉलेज मिला है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह आप सीखते रहिए और दूसरे को सिखाते रहिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।